हाय एंड वेलकम बैक टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आई एम नितिन सिंह। आज की क्लास में भी हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहली वाली क्लास में हमने इलेक्शन कमीशन, एक ऐसी बॉडी जिसका काम है टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, इसके बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि क्या इनकी पावर्स होती हैं, कितना टेन्योर होता है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे इम्पीच किया जाता है मतलब हटाया जाता है, राइट, और क्या इनका वर्किंग डायमेंशंस है, पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी जिसकी वजह से आपका एक बेस तैयार हो गया था। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे वो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीएससी हो या कोई और स्टेट पीसीएस, एसएससी, जिसमें भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे, राइट, बिकॉज दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी गवर्नेंस, जो हमारी कंट्री में गवर्नेंस होती है, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देर आर टू बॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट एवरी एडमिनिस्ट्रेशन इन आर कंट्री। ठीक है, मेजोरिटी में ये दो बॉडी ही कंडक्ट करती हैं। सबसे पहली है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिन जो अपनी पावर्स कहाँ से सोर्स करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। इनके बारे में हर एक डिटेल आपको संविधान में देखने के लिए मिल जाएगी, राइट, चाहे वो इनका टेन्योर हो, इनका रिमूवल हो, इनके पावर्स एंड फंक्शन के डायमेंशंस हो, कंडीशन ऑफ सर्विस हो, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, पार्लियामेंट में, राइट। तो आप वहां से इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और ये अपनी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही सोर्स करती हैं। वेयर एज देर आर अदर बॉडीज जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, स्टैट्यूटोरी बॉडीज जो पार्लियामेंट के लॉ के बाद बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम एक बिल लेके आते हैं कि हमें इस मैटर पे एक बॉडी फॉर्म करनी है। जैसे आपने देखा कि हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था आरबीआई का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, राइट। सो ये जितनी भी बॉडीज हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं कंट्री में, और आप जो लॉ लेके आते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद इनको फॉर्म किया जाता है। तो इनका जो पावर का सोर्स है वो क्या है, पार्लियामेंट का लॉ, वो कानून। ठीक है, वेराज अगर आप इनको कंपेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहाँ से पावर सोर्स करती हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। चलिए, आज की क्लास में भी हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करेंगे, विच इज कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल। आपने जनरली जब भी न्यूज सुना होगा या आर्टिकल सुना होगा इनसे रिलेटेड, तो इनको डिनोट किया जाता है कैग के थ्रू, राइट, इनको डिनोट किया जाता है कैग के थ्रू। शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फाइन, तो आज की क्लास में हम इनके बारे में, इनकी क्या पावर्स होती हैं, क्या डायमेंशन है इनके सर्विस का, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, पावर्स क्या क्या है, टेन्योर कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस क्लास आपका जो कैग का जो बेसिक्स है, एंड जनरली आपसे पेपर में बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, दे जस्ट टर्न एंड ट्विस्ट द लैंग्वेज, और आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बेसिक्स पे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सो आपको ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको तो बहुत थॉरली पढ़ना है। साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स को भी स्क्रूटनी कर सकते हैं इसके साथ, कि कैग से रिलेटेड कोई और फैक्ट या करंट अफेयर्स में कोई अगर चीज मेंशन हुई है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। बट ये जो बेसिक्स हैं इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। 90% ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कैग के ऑफिस की, राइट। सो जैसे हमने बात किया कि कैग का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब कौन से पार्ट में मेंशन है, जैसे हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, देर आर अप्रोक्सीमेटली 25 पार्ट। तो कौन से पार्ट को हम रेफर करें कि वहां पे हमें कैग का जो डिटेल्स है, कैग के ऑफिस की जो डिटेल्स है वो हमें देखने के लिए मिल जाए। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 को रेफर करेंगे, वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, वहीं पे एक इंपॉर्टेंट मेंशनिंग है आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में, विच इज रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द कैग, कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इनके पावर को डिफाइन किया गया है, कैग क्या होता है यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, और इसके बाद जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें इनके फंक्शन को, इनके रोल को डिटेल में डिस्कस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पेपर के लिए आपको ये आर्टिकल
और पार्ट दोनों ही याद करने चाहिए। राइट, आप देख रहे होंगे कि ट्रेंड में ऑल्दो यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन कभी नहीं पूछता था, बट आजकल के ट्रेंड में यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में बीच बीच में फैक्चुअल डाटा भी इंसर्ट करने लगा है। राइट, तो आप उसके लिए उस एंगल से भी आपको अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वैसे अगर आप स्टेट पीसीएस का पेपर देखें या आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर देखें जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैग से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। राइट, चलिए अब बात करते हैं कैग होता क्या है। आर्टिकल हमने समझ लिया, पार्ट हमने समझ लिया। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कैग देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 148। अब बात करते हैं कैग होता क्या है। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑल्सो नोन एज द गार्डियन पर्स ऑफ इंडिया। अब इस चीज को समझते हैं, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज आप ये मान के चलिए कि एक स्कूल में प्रिंसिपल जो होता है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को हैंडल करता है। ठीक है, प्रिंसिपल को आप समझ सकते हैं कि ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है। ठीक है, और स्कूल जो है वो हमारी कंट्री है। कंट्री में एक प्रिंसिपल है विच इज सिमिलर टू द गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ये हर चीज को एनालाइज करता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस चाहिए, हमें टीचर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें और टीचर्स को हायर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे काफी सारे इसके पास मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये अपना डिसीजन लेता रहता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द स्कूल। अब सपोज प्रिंसिपल ने कहा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस चाहिए। ठीक है, हर एक रूट के लिए हमें एक सेपरेट बस चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस का रिक्वायरमेंट है। अब स्कूल में कोई एक ऐसा पर्सन भी होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल उसको बोलेगा कि वी नीड टू हैव मोर बसेस, तो इसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपीज देता हूं। ठीक है, अब ये जो पर्सन 1 है, पर्सन 1 क्या करता है, बसेस खरीदने जाता है एंड सपोज उसका जो बसेस का जो रिक्वायरमेंट था वो 80,000 में ही कंप्लीट हो जाता है। तो बचे बचे हुए जो 20,000 है वो उसके फेक बिल्स लगा देता है टू अर्न दी प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो फेक बिल्स लगा देता है, अब इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कौन मॉनिटर करेगा कि ये जो बिल्स हैं ये फेक लगाए गए हैं और 80,000 में हमारा काम हो गया था। ये जो डिफरेंस को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जो फाइंडिंग्स देता है कि यहाँ पे आपका पैसा जो है, यहाँ पे जो पैसा है वो मिसयूज किया गया है। तो ये काम किसका है, एक मनी इंस्पेक्टर का है विच इज कैग इन आवर कंट्री। राइट, विच इज कैग इन आवर कंट्री, कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सपोज नेशनल हाईवे के लिए आपको 1 करोड़ रुपीस जो है वो अलॉट किया। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहां पे ये पैसा जाता है कि भाई 1 करोड़ का जो बजट है वो हमें एक हाईवे तैयार करना है फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी। ठीक है, तो अब ये जो हाईवे है ये सपोज फॉर्म हो जाता है 70 lakhs में, तो बाकी के जो बचे हुए 30 lakhs है ये मिनिस्ट्री जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आपको ये बिल्ड करना है, आपका जो बजट है वो 1 करोड़ रुपीज है और 1 करोड़ रुपीज में आपको ये हाईवे जो है वो बिल्ड करना है। ठीक है, अब ये जो हाईवे था ये बन गया है 70 लाख में। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर 70 lakhs को तो देगा ही प्लस 30 lakhs के फेक बिल्स लगा देता है। तो अब ये जो डिफरेंस आया है 30 lakhs का जो मिसयूज हुआ है पैसे का, इसको मॉनिटर करके इसको ऑडिट करके कौन बताएगा, कैग बताएगा। आई गेस आपको अब इसका मेन रोल समझ आ गया होगा इस ऑफिस का। कैग जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑडिट एंड अकाउंट, ये हेड होता है ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। जितना भी गवर्नमेंट का इनकमिंग है यानी कि रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की थ्रू लोन्स, कुछ प्रॉपर्टी सेल करने के बाद लोन्स, टैक्स कलेक्ट करने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम है और जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ऑन वेरियस प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर और इनकम एफिशिएंटली हो रहा है कंट्री में, ये कौन ऑडिट करके देता है, कैग ऑडिट करके देता है। ठीक है, आई गेस इतना एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा कि कैग का ऑफिस करता क्या है। ठीक है,
अच्छा, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑल्सो नोन एज गार्जियन पर्स ऑफ इंडिया। गार्जियन पर्स क्यों है? क्योंकि ये जो पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े हाईवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये एफिशिएंटली हमारे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं पैसे का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं खरीदी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था कंट्री में। ठीक है, इन सब के पे ऊपर जो ऑडिट करता है, इन सब की जो रिपोर्ट निकालता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ही पैसा लग रहा है, वी आर पेइंग द टैक्स, राइट। हम रोड टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, तभी तो गवर्नमेंट हमें रोड बना के देती है। फाइन, तो ये जो पैसा है ये एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे भले के लिए। ये कौन क्रॉस चेक करके देता है? कैग का ऑफिस क्रॉस चेक करके देता है। That's why it is known as the guardian purse of India. Fine, moving ahead. His duty is to uphold the Constitution of India and law of the Parliament. मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है कैग के लिए, ये उसके ऊपर एफिशिएंटली काम करे, अपनी फुल कैपेसिटी से काम करे, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इसको पावर्स एंड फंक्शन डिफाइन करके दिए हैं, ये उसको अपहोल्ड करे अपने हर एक काम के लिए। ये इसके लिए इसकी ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी इसकी ये है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि कैग जो है वो मोर और लेस कौन से स्पेयर में ज़्यादा काम करता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा काम करता है। इवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, राइट, इन्होंने ही सेड दैट द कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कैग का जो ऑफिस है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उनके बिना हमारी कंट्री में एफिशिएंटली और इतनी प्रोग्रेस आपको कभी देखने के लिए नहीं मिल सकती थी, राइट। इवन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंडिया में काम होना, राइट। मूविंग अहेड, ही इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ इंडियन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पिलर है गवर्नमेंट का, एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है गवर्नमेंट का। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए। जो गवर्नमेंट के पैसे अगर मिसयूज हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा इनडायरेक्टली जो हमारा पैसा मिसयूज किया जा रहा है विद कोई भी उसका सोर्स हो सकता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हो, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर हो, स्टेट में हो, चाहे यूनियन में हो, सेंटर में, अगर पैसे का मिसयूज किया जा रहा है और अगर इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होगा तो हम कैसे कैच कर पाएंगे इस चीज को? तो ये अपनी रिपोर्ट्स बनाता है पर्टिकुलर मैटर पे। सपोज जैसे मैंने आपको हाईवे का एग्जांपल दिया, तो हाईवे से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आए होंगे, कैग का ऑफिस उनको ऑडिट करता है और उसमें की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं कि यहाँ पे मिसयूज हुआ है, यहाँ पे करप्शन में गया है पैसा, ठीक है, या यहाँ पे इतना डिफरेंस आ रहा है। सपोज 80 लाख का ही बजट देना चाहिए था, दे दिया गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का, राइट। तो ये जो मिसयूज हो रहा है पैसे का, इसको मॉनिटर, इसको कौन अपनी रिपोर्ट्स फाइंडिंग कौन पब्लिश करता है? कैग पब्लिश करता है इन दी पार्लियामेंट, ठीक है। फिर उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठती है जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करती है कि ये पैसा आपने ऐसा क्यों इस्तेमाल किया, या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, राइट। तो ये एक तरीके से क्रॉस चेक है। तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट ऑफिस। आज के टाइम पे अगर 2025 की बात करें तो आपके जो कैग हैं वो संजय मूर्ति हैं, राइट। तो ये आपको एज अ करंट अफेयर आपको याद रखना है, ठीक है। करंट कैग है, 21 नवंबर 2024 को इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो अपना कंटिन्यू किया था, होल्ड किया था, राइट। 15th कैग है इंडिया के, प्रेजेंटली 15वें कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉर द पेपर। आपको वैसे भी पता होना चाहिए, कभी कभार न्यूज में जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं या डिबेट्स पढ़ते हैं तो आपको ये नाम बार बार देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टर्म। कितने साल तक ये काम कर सकते हैं अपने ऑफिस में और कौन इनका अपॉइंटमेंट करता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट की, तो कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन में देखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। सिमिलरली कैग जो कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल है, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑफ द इंडिया अंडर इज हैंड एंड सील, ठीक है। मतलब इनको एक सिक्योरिटी दी जाती है
ओथ इज गवर्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप डिटेल में मत जाइए कि ओथ में क्या होता है, इसको हम जब हम मिनिस्टर्स एमपी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इनका जो ओथ होता है वो सिमिलर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इनका सबका ओथ सिमिलर ही होता है, तो वो डिफरेंसेस हम वहां पे देख लेंगे, राइट। बट आपको क्या ध्यान रखना है फॉर द पेपर, यहाँ से आप बार बार देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर एनालाइज कीजिए, बार बार क्वेश्चंस देखिए कैग से रिलेटेड, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इनका ओथ कौन गवर्न करवाता है, इनका ओथ कौन गवर्न करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 6 years अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इनका जो टर्म है, क्या कब तक काम करेंगे अपने ऑफिस में, जो एक नॉर्मल टर्म है वो कितने साल का है, 6 साल का है, और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, इसमें से या तो 65 ईयर्स के हो जाते हैं तब उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, और या फिर वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 6 year कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, राइट। ही कैन बी रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। ये याद रखना है कि इनके पास एक पावर ये है कि ये जब चाहे अपनी इच्छा से रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से। किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन प्रेसिडेंट। तो आपने पढ़ा कि इसको शॉर्ट नोट्स में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट कौन कंडक्ट करवाता है, ओथ एंड रेजिग्नेशन, ये सारी चीजें कौन लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका ओथ, इनका अपॉइंटमेंट और इनका रेजिग्नेशन, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम, ये अपनी इच्छा से कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, पर रेजिग्नेशन किसे देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ही कैन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब अगर आपको कैग को रिमूव करना है फ्रॉम हिज ऑफिस तो यू नीड द मेजॉरिटी, आपको एक प्रपोजल लाना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चाहे तो आप लोकसभा में ला सकते हैं इसको, चाहे आप राज्यसभा में ला सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में आप एक रिजोल्यूशन लेके आएंगे। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, बिल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर डिस्कस करेंगे, राइट। आप अभी इसको इजी समझने के लिए अगेन, आप अगर इसको समझना चाहते हैं कि रिजोल्यूशन होता क्या है, तो रिजोल्यूशन एक टाइप का बिल समझ सकते हैं कि अगर आपको कैग को उनके ऑफिस से निकालना है तो आप एक टाइप का बिल जो है वो पार्लियामेंट में लेके आएंगे, किसी भी हाउस में ला सकते हैं, चाहे अपर हाउस चाहे लोअर हाउस। ठीक है, वहां पे आप इस बिल को डिस्कस करेंगे एंड यू नीड द मेजॉरिटी। व्हाट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी, उस दिन जो लोग प्रेजेंट होंगे और जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, प्लस मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ये चाहिए होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में। ठीक है, एक तरफ आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग में, प्लस मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। फिर ये बिल जो है वो पास होकर राज्यसभा जाएगा एंड देन
ये अगर राज्यसभा में भी पास हो जाता है सिमिलर स्पेशल मेजोरिटी से, इसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पे भी पास हो जाता है तो कैग को रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव करने का है। अब ये जो बिल आएगा ये कौन से ग्राउंड पे आ सकते हैं, आप कोई तो रीजन देंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, कि हम इस ग्राउंड पे जो है कैग को रिमूव करना चाहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो ग्राउंड मेंशन है, वन इज मिसबिहेवियर एंड सेकेंड वन इज इनकैपेसिटी। अगर ये अपना काम करने में सक्षम नहीं है तब आप ये जो रिजोल्यूशन है ये आप पार्लियामेंट में ला सकते हैं। और दूसरा, अगर इनका बिहेवियर जो है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अगर ये अपने ऑफिस में दिखाते हैं देन ओनली यू कैन ब्रिंग दी रिजोल्यूशन इन दी पार्लियामेंट। तो इसको हम कहते हैं दिस इज नॉट द इजी वे टू रिमूव एनी बडी फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये क्या है, सिक्योर है एक तरीके से। एक तो ग्राउंड भी डिफाइन कर दिए गए हैं और दूसरा ये प्रोसेस, स्पेशल मेजोरिटी का जो ये प्रोसेस है ये डिफाइन कर दिया गया इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसकी वजह से इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, इनको सिक्योरिटी दी गई है। तो आपको याद क्या रखना है इस स्लाइड से, तीन चार चीजें आपको यहाँ पे मार्क कर लेनी है। जैसे 6 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, टेन्योर कितना होता है 6 ईयर या 65 ईयर्स तक। रेजिग्नेशन देंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। द सेकेंड, द लास्ट थिंग इज इनको अगर हटाना होगा तो सेम ग्राउंड एज द मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं ऑन द सिमिलर ग्राउंड आप कैग को भी हटाएंगे। ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दीज आर दी ग्राउंड्स जो आपने इलेक्शन कमीशन में भी पढ़े थे। फाइन, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस की। अब कैग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सो इट इज इंडिपेंडेंट। इस पे किसी भी पार्लियामेंट का, किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी मिनिस्ट्री का कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता, राइट। सो इट हैज सर्टेन इंडिपेंडेंसी। अब उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस की, तो सबसे पहला इंडिपेंडेंस तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि कैग को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राइट। सो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है कि वो जब चाहे कैग को उनके ऑफिस से हटा सकते हैं? नहीं। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस इज दैट इट प्रोवाइड्स विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। यू नीड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, साथ ही साथ आपको टोटल मेंबरशिप की भी मेजोरिटी चाहिए, राइट। सो ही होल्ड्स हिज ऑफिस, ही डज नॉट होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कभी कभार आपको ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन बना दिया जाता है, राइट। सो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑफिस अपना होल्ड करते हैं, ही डज नॉट होल्ड इट्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहते हैं तब तक ये ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। इनको एक सिक्योरिटी दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इससे होता क्या है, इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है ऑफिस की। ये अपना जो काम है वो विदाउट एनी आई कैन से किसी भी डिस्पैरिटी के, किसी भी डिल्यूजन के, किसी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, राइट। सो जो इनको काम दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो ये काम अपना अच्छे से करते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप गवर्नमेंट जॉब्स का भी सिनेरियोस देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सबको क्यों अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। वेयर एज प्राइवेट जो आपकी कंपनीज हैं वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती है, ऑल्दो सैलरीज आर बेटर, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब बिकॉज वहां पे सिक्योरिटी होती है। तो जो ये सिक्योरिटी का एसेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो जो गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है उनके प्लेजर के अकॉर्डिंग ये अपना ऑफिस नहीं होल्ड करते, इनको सिक्योरिटी दी गई है। मोर ओवर he is not eligible for the further office either under the government of India or any other state after he ceased to hold his office। मतलब ये इनकी सुप्रीम पावर है, इसके ऊपर कोई और इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो इनको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। दैट्स व्हाई ही इज नॉट एलिजिबल टू फॉर द फर्दर ऑफिस, ठीक है। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके बाद काम कर सकते हैं, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये एक बार रिटायर हो जाते हैं
या इनको इम्पीच कर दिया जाता है, तो ये इनका जो टेन्योर है, इनकी जो फंक्शनिंग है वो खत्म हो जाती है, राइट। सैलरीज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ये याद रखना है आपको, जो सैलरीज होती है दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट ओनली। द कंडीशन ऑफ सर्विस in Indian Audit and Account Department and administrative power of CAG are prescribed by the President after the consultation with the CAG। अब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगेन स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं और हमारा स्कूल बोर्ड जो है, राइट, तो प्रिंसिपल और स्कूल बोर्ड जब भी कोई चेंज करना होगा, सपोज वी वांट टू हायर टीचर्स, ठीक है, तो स्कूल बोर्ड ने कुछ अलॉटमेंट करना है कि हम इन टीचर्स को हायर करना चाहते हैं, तो दे हैव टू कमांड दी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल जो है अपना डिमांड रखेगा स्कूल बोर्ड को कि हमें इन टीचर्स को हायर करना है, राइट। ये सिलेक्शन करके आए हैं, इनका जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ही मस्ट डिस्कस इट विद द स्कूल बोर्ड, ठीक है, स्कूल बोर्ड से ये डिस्कशन होना जरूरी है। तो एक तरीके से कैग के ऑफिस में कुछ भी अगर चेंज करना होगा, कंडीशन ऑफ सर्विस, कितने लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कितने लोगों को हायर करना है, कितनों को निकालना है, ये सब किसके बाद होगा? कंसल्टेशन विद द कैग, ठीक है ना। कैग के कंसल्टेशन के बाद ही उनके ऑफिस में प्रेसिडेंट जो है वो चेंजेस कर सकता है, फाइन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। तो आपको ये याद रखना है, the condition of service in the Indian Audit and Account Department and administrative power of CAG are prescribed by the President after the consultation with the CAG. The administrative expenses of the office of the CAG is charged on the Consolidated Fund of India. राइट, सो हमने जैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कंसोलिडेटेड फंड क्या है। देखो हमारे ना ब्रॉडली तीन टाइप के फंड होते हैं। एक हमारा होता है कंसोलिडेटेड फंड, पहला होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, अभी कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? दिस इज लाइक योर मेन सैलरी, ठीक है ना, ये आपकी कैसी है? मेन सैलरीज है। तो गवर्नमेंट का भी ये क्या है? मेन फंड है, जो जिसका कलेक्शन होता है टैक्सेस से, जो हम टैक्स भरते हैं, ठीक है ना, लोन्स हो गया, फाइन्स, जो गवर्नमेंट फाइन लगाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये पैसा कहाँ यूज होता है? जस्ट लाइक आर सैलरी, जो मेन फंक्शन होते हैं हमारे घर के, उन कामों में, जैसे बिजली का बिल भरना हुआ या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हुआ, पानी का बिल भरना हुआ, हाउस टैक्स हुआ, इन सारे कामों में हमारा जो होता है वो मेन सैलरी लगती है, राइट। तो ये गवर्नमेंट का कहाँ लगता है? कंसोलिडेटेड फंड सैलरीज अलॉट करने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं सैलरीज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, तो ये सैलरी आ कहाँ से रही है? ये सैलरी आ रही है कंसोलिडेटेड फंड से। तो सैलरीज हो गई। डिफेंस में आप देखते हैं कि हम फाइटर जेट खरीद रहे हैं, हम नेवी के शिप्स बना रहे हैं, हम अपनी जो आर्मी है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये जितना भी फंक्शन हो रहा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है। रोड्स हो गया, वेलफेयर स्कीम हो गई, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स हो गए, ठीक है। जो वेलफेयर स्कीम्स चलती हुई आ रही है, वेलफेयर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है गवर्नमेंट जो विच इज इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है। सो ये हमारा क्या है? मेन सैलरी है गवर्नमेंट की, मेन पैसा है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ऑफ द ऑफिस, ये कहाँ चार्ज होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड पे। मतलब कैग का जितना भी ऑफिस का काम होगा, कैग का जितना भी ऑफिस होगा, उसका पैसा किस पे चार्ज होगा? कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होगा, फाइन। दूसरे टाइप का फंड कौन सा है हमारे पास? बात करें, एक और फंड आता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। लेट मी इरेज दिस।
ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या, कौन सा फंड है? कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड, नाउ दिस कंटिंजेंसी फंड इज मोर और लेस लाइक अ इमरजेंसी वॉलेट। हम कुछ पैसा अपनी मेन सैलरी से जैसे निकाल के रख देते हैं, राइट? वैसे ही ये भी पैसा है गवर्नमेंट के पास। कभी भी कोई एकदम से कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट को, सपोज कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, या इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जो हमारा देश है वो चलने लग गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? एकदम से जो पैसा चाहिए होता है, एकदम से लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? कंटिंजेंसी फंड से आता है। ठीक है, ये मेन सैलरीज में से जैसे हम निकाल देते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी कुछ पैसा जो है वो अलग निकाल के रखती है, कंटिंजेंसी फंड का पैसा होता है। नाउ द थर्ड फंड इज पब्लिक अकाउंट। ठीक है, एक हमारे पास तीसरा फंड कौन सा होता है? पब्लिक अकाउंट फंड। ठीक है, ये थर्ड टाइप का फंड है हमारे पास। अभी पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है? ये पार्लियामेंट का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा जो है वो पार्लियामेंट के पास रखा हुआ है। ठीक है ना? जैसे कि इसमें कौन कौन से फंड्स आते हैं? आपका प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसे बोलते हैं हम, प्रोविडेंट फंड हो गया, योर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई, इन सारे फंड्स के ऊपर हम एक डिटेल में क्लास करेंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए ये जो पैसा है ये पार्लियामेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट मनी, ये हमारा ही पैसा है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें से पीएफ ईपीएफ जो कटता है, वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास सेव रहता है। ठीक है, तो ये जो है गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा है, पब्लिक अकाउंट फंड है ये, जो गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। प्रोविडेंट फंड हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग हो गई, राइट? ऐसे और बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन टाइप के फंड है। अब आपको याद क्या रखना है? जैसे हमने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा था, जो इलेक्शन कमीशन का भी बजट होता है वो किस पे चार्ज होता है? वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है। सिमिलरली जो कैग का ऑफिस है, इसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे, सपोज सैलरीज देनी है, जितने भी यहाँ पे कैग के एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरीज है वो किस पे चार्ज होगी? कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होगी। कंसोलिडेटेड फंड के साथ एक नोशन ये ऐड है, एक आइडिया इसके साथ ये ऐड है कि इसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो यू हैव टू डिस्कस इट विद पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पार्लियामेंट का डिस्कस करने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, ऑल्दो रोक नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट कैन नॉट होल्ड, बट यस यू हैव टू डिस्कस इट विद दी पार्लियामेंट। ये इसमें से जो भी पैसा अगर आपको निकालना होता है तो वो पार्लियामेंट के उसके बाद ही निकलता है। वहीं कंटिजेंसी फंड को कौन एलोकेट करता है, कंटिजेंसी फंड को कौन मॉनिटर रखता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, वहां से अगर आपको पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़े से इसके साथ आइडियाज हैं, थोड़े से फैक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसको हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी की क्लास के लिए आपको क्या याद रखना है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ऑफ द कैग इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मूविंग अहेड, अब आपको याद रखना है कैग एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। अगर आप ये नोट पढ़ें तो इस नोट को थोड़ा सा याद रखिएगा अपने पेपर के लिए। कैग जो है एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, तो जो काम कैग कर रहा है, सपोज कल को कैग कह देता है कि गवर्नमेंट ने जो पब्लिक का पैसा है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मिनिस्टर नहीं ले सकता है। नो मिनिस्टर कैन बी अपहोल्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन डन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर कैग की रिपोर्ट ये कह देती है कि गवर्नमेंट ने पैसा इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया है या करप्शन बहुत था गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट्स में, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मिनिस्टर नहीं ले सकता है किसी भी हाउस में। ठीक है ना? नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन द पार्लियामेंट बोथ हाउसेस, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन द
टू टेक एक्शन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन डन बाय हिम। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा पेपर के लिए कि कैग क्या है। इससे क्या पता चलता है हमें, कैग जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में। कैग अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू। अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड पावर्स की। सो अगर मैं बात करूं ड्यूटीज एंड पावर की, तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, इन आर्टिकल 149। ठीक है, आर्टिकल 149 क्या कहता है? द आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट, authorize the parliament to describe the duties and power, duties and power of the CAG। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 149 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो क्या ड्यूटीज होंगी और क्या पावर होगी कैग के पास, ये प्रिस्क्राइब करे, ये डिटरमाइन करे। जिसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था जिसे हम बोलते हैं डीपीसी एक्ट, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इसमें सारी बातें की गई थी, राइट। सो आपको क्या याद रखना है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला 1971 में जिसे हम बोलते हैं डीपीसी एक्ट, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ठीक है, अब इसमें सारी पावर्स और ड्यूटीज ऑफ कैग को डिस्कस किया गया था। ये जो एक्ट था ये एक बार अमेंड होता है 1976 में। 1976 में एक बहुत मेजर चेंज इसमें आता है कि जैसे जो कैग की एक पावर है कि वो ऑडिट करता है और वो मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब ऑडिट करने के काम को तो ऑडिट करने का काम अलग कर दिया था, एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके रिस्पेक्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में इन दोनों वर्क को डिफरेंशिएट कर दिया गया था। बेसिकली जो हमारा कैग था वो कंपाइल और मेंटेन करता था अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इन 1976 इसको अलग कर दिया गया कि अकाउंट्स को जो गवर्नमेंट है वो अपना आप देख लेगी, यू डोंट हैव टू हैंडल इट, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ऑडिट। ठीक है, आप जितना भी ऑडिट का काम है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क इज टू मेंटेन एंड कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये आपके जूरिडिक्शन में नहीं आता है। ये 1976 में गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू क्लियर कर दिया था, राइट। सो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कैग को क्या पावर्स देंगी, क्या ड्यूटीज देगी, ये प्रिस्क्राइब करे, जिसके लिए 1971 में डीपीसी एक्ट आता है। डीपीसी एक्ट के थ्रू कंडीशन और सर्विसेज को ले डाउन किया जाता है कि ये पावर्स होंगी कैग के पास और ये इसके कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। 1976 में यही एक्ट को एक बार अमेंड किया जाता है जिसमें से ऑडिट को अलग कर दिया जाता है अकाउंट से। ठीक है, अब अकाउंट्स का मतलब ये है कि कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको अलग कर दिया जाता है ऑडिट से। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आप मेजॉरिटी ऑफ रोल क्या देखेंगे, ऑडिट का देखेंगे कैग के उसमें रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, यहाँ पे अब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स नहीं करता है कैग। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट ने कौन कौन सी पावर दी हैं, ड्यूटीज एंड पावर दी है कैग को। सबसे पहली पावर है ऑडिट अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी हम कंसोलिडेटेड फंड पढ़ के आए हैं, राइट। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? द मेन फंड, द मेन ट्रस्ट, द मेन मनी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके सारे एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करना ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ पे भी जो कॉमन पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करना, ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कंसोलिडेटेड फंड के नाम पे, चाहे वो स्टेट हो,
चाहे वो यूटी हो जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, एंड या फिर वो यूनियन हो मतलब सेंटर हो, इन सब के कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करने का काम किसका होता है? सबसे पहली पावर क्या है? इन सब एरिया के ऑडिट करने के काम को, मतलब कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करने का काम किसका होता है? हमारा कैग का होता है। ही ऑडिट्स ऑल द एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। अब यू नो अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑल्सो, आपको कंटिजेंसी फंड भी पता है कि एक टाइप का इमरजेंसी फंड है, आपको पब्लिक अकाउंट फंड भी पता है। पब्लिक अकाउंट फंड मतलब जिसे जो पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास सेव है। अभी हमने देखा प्रोविडेंट फंड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। पोस्ट ऑफिस में जो लोग पैसा सबमिट कराते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई है, ठीक है ना, वो वाला पैसा। तो इन सबको ऑडिट करने का काम कहाँ कहाँ? स्टेट में अगेन यूटी में एंड स्टेट यूटी और सेंटर तीनों में, ठीक है। इसको ऑडिट करने का काम किसका है? अगेन इसको ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। फाइन, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, चाहे वो कंटिजेंसी फंड हो चाहे वो पब्लिक फंड हो, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट फंड हो या कंसोलिडेटेड फंड हो, इसमें से कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, इन तीनों में से कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, उसको ऑडिट करने का काम कौन करेगा? हमारे कैग करेंगे। फाइन, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड हो अगेन, चाहे वो कंटिजेंसी फंड हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट फंड हो, पेपर में आएगा, रिपीटेटिवली आता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कहाँ? स्टेट यूटी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और सेंटर गवर्नमेंट, ये जब भी एक्सपेंडिचर करेगी, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड में से करे, चाहे कंटिजेंसी फंड में से, चाहे पब्लिक अकाउंट फंड में से, तो उसको ऑडिट कौन करेगा? हमारे कैग करेंगे। आई गेस आपको ये क्लियर होगा। मूविंग अहेड, ही ऑडिट ऑल द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट केप्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंट उन्होंने मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना, सेंटर और स्टेट दोनों, उन्होंने कोई भी अकाउंट मेंटेन कर रखा है, तो उसको ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, राइट, इनको भी कौन करेगा ऑडिट? जो गवर्नमेंट की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेडिंग रिपोर्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा स्टेट, वहाँ पे कितने का माल प्रोड्यूस हो रहा है, कितने का बेचा जा रहा है, इन सब को कौन कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, इन सब को कौन ऑडिट करता है? अगेन कैग इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। ही ऑडिट्स द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट मतलब इनकम, sort of income. He audit receipt and expenditure of the center and each state to satisfy himself that the rules and procedure in behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue। मतलब जैसे हमने बात करी थी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट के लिए जब पैसा देती है, ठीक है, सपोज नेशनल हाईवे बनाने के लिए पैसा दे रही है या स्कूल मेंटेन करने के लिए पैसा दे रही है, कोई गवर्नमेंट स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कोई भी ऐसी चीज़ दे रही है, तो इसमें जितना पैसा दिया गया है वो इफेक्टिवली यूज़ हुआ है कि नहीं, इन सबको ऑडिट करने के बाद टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि जो प्रोसीजर और रूल स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, तो वो पैसा उसी इफेक्टिवनेस से उस काम में यूटिलाइज हुआ हो, वहाँ पे कोई भी करप्शन या मिसयूज ना हुआ हो पैसे का, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो बेसिकली ही ऑडिट्स द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग, ऑल द बॉडीज and authorities substantially financed from the central government and revenue, state revenue। मतलब किस किस को ऑडिट करता है? रिसिप्ट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, किन किन बॉडीज की ऑडिट कर सकता है? ऑल द बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले रही हैं या स्टेट रेवेन्यू से चल रही हैं, उनको ऑडिट कौन करता है? कैग करता है, राइट। कैग इज रिस्पॉन्सिबल।
जो ऐसी बॉडीज, जो ऐसी अथॉरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से चल रही हैं या उनकी एड से चल रही है, उन सबको ऑडिट करने का काम किसका है? कैग का है, राइट? स्टेट रिवेन्यू से या सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से। द गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज है, पीएसयूज हो गए, ठीक है ना, चाहे ओएनजीसी हो गया, बीएचएल हो गया, ऐसी बहुत सारी पीएसयूज हैं, एमईसीएल हो गया, ठीक है। इन सबको ऑडिट करने का काम कौन करता है? कैग करता है। अगेन, अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द रिलेटेड लॉ। अगर पार्लियामेंट किसी बॉडी को बोल देती है कि इसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कीजिए, सपोज किसी प्राइवेट बॉडी को भी बोल सकती है, ठीक है ना, जैसे कोई भी प्राइवेट बॉडी हो गया, आप मान सकते हैं एल हो गया या महिंद्रा हो गया या सेलो हो गया, अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो इनके जो अकाउंट्स है वो भी ऑडिट करवा सकती है, ठीक है ना। लॉ इज बाय रिलेटेड टू लॉज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है आपको कि कौन कौन सी बॉडी के ऑडिट कर सकता है। सबसे पहले जो पैसे से डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे, ऐसी बॉडीज़ को, गवर्नमेंट कंपनीज को और अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज़ को व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ। आगे चलते हैं। ही ऑडिट्स ऑल द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज इन द सेंस पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, जो लोकली आपके एरियाज में काम करती है, राइट। सो इनके जो अकाउंट्स हैं, इनमें जो पैसा जा रहा है, इसको भी कौन कर सकता है ऑडिट? कैग कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनके भी अकाउंट्स को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, तो उसको भी अकाउंट्स को कौन ऑडिट करेगा? कैग ऑडिट करेगा। अब आता है आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आर्टिकल 150 क्या कहता है? जो कैग है, कैग एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड्स टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म्स इन विच द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट शैल बी केप्ट। मतलब कैसे अकाउंट्स को फॉर्म करना है, कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, इसको कौन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि इस फॉर्मेट में आप इसको लिखिए, इतने इतने अकाउंट्स में ये मेंशन होना चाहिए, राइट। कहाँ पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, हर डिटेल को मेंशन होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म, ये कौन एडवाइस करता है? प्रेसिडेंट को विद दिस रिगार्ड कैग एडवाइस करता है। सिमिलरली आर्टिकल 151 में आप देखेंगे he submits his audit report related to the accounts of the center to president who shall in turn place them before the house of the parliament। आर्टिकल 151 भी इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए आर्टिकल 151 क्या कहता है कि जो कैग है, कैग जब ऑडिट कर लेता है इन सब अकाउंट्स को, जो भी रिक्वायर्ड अकाउंट्स है, जैसे हमने देखा एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का अकाउंट, कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड का अकाउंट, राइट, इन सारे अकाउंट्स को जब ऑडिट कर देता है तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट ही किसे देता है? प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट इन टर्न ये जो रिपोर्ट्स हैं इनको कहां लेके जाता है? पार्लियामेंट। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्या कैग डायरेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता है क्या पार्लियामेंट में? नहीं सर, ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं ऑडिट की, किसको फॉरवर्ड करता है? प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट प्लेस देम बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट लेके जाता है पार्लियामेंट के पास, ये चीज आपको याद रखनी है। सिमिलरली आर्टिकल 151 में जो ये ऑडिट रिपोर्ट स्टेट की करता है, स्टेट के रिस्पेक्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो ये ऑडिट रिपोर्ट्स गवर्नर को हैंड ओवर करता है, एंड देन गवर्नर इन टर्न प्लेस देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहां लेके जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज याद रखनी है आपको। कैग जो है वो डायरेक्टली ना स्टेट लेजिस्लेचर में ना पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट कर सकता है। उनकी बिहाफ पे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। तो ये मार्क करके रख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या करती है? सपोज जैसे भी कोई भी अगर करप्शन पकड़ा जाता है या जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं,
ऑडिट रिपोर्ट्स की जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं उसमें अगर कोई भी करप्शन पकड़ा जाता है गवर्नमेंट का, तो इट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी हु विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट। कैग नहीं करेगा, कैग के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कैग की ये पावर नहीं है। सो कैग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आस्क द गवर्नमेंट, सो कैग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आस्क द गवर्नमेंट कि ये जो पैसा है वो कहाँ गया, राइट? या ये क्यों आप लोगों ने खराब कर दिया, या इसके ये एक्सेस एक्सपेंडिचर क्यों है, या ये रिसिप्ट्स में घपला क्यों है, राइट? करप्शन क्यों है? तो ये सारी चीज़ें कौन डिस्कस करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी डिस्कस करती है पार्लियामेंट में। ये क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट से। इसमें कोई नहीं, इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, ठीक है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है? बहुत सारे लोगों की एक कमेटी होती है जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। ये कैग की रिपोर्ट को एनालाइज भी करती हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट फंड अलग है, पब्लिक अकाउंट कमेटी अलग है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्वेश्चंस द गवर्नमेंट, ठीक है ना? जो भी कैग की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आएंगी उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो कौन हैंडल करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी हैंडल करती है, राइट? सो कैग इज नॉट ऑथोराइज टू आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर, ठीक है ना? क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड कि वो सारी ऑडिट रिपोर्ट्स को समझ पाए और उनकी फाइंडिंग्स को निकाल पाए। तो कैग क्या करता है? ही एक्ट एज अ गाइडिंग फ्रेंड एंड फिलोसोफर रिलेटेड टू इट्स रिपोर्ट्स, और ये सारी फाइंडिंग्स किसको बताता है? अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट को बताता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। He ascertain and certified the net proceeding of tax, of any tax or duty. Article 279। अभी तक आप 4 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 डीपीसी एक्ट, आर्टिकल 150, देन यू हैव स्टडीड अबाउट आर्टिकल 151 जिसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को सबमिट की जाती है रिस्पेक्टिवली। और अब आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल 279 जिसमें बोला गया है ही असर्टेन एंड सर्टिफाइड द नेट प्रोसीडिंग ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी अंडर आर्टिकल 279। हिज सर्टिफिकेशन इज फाइनल एंड नेट प्रोसीडिंग मीन्स, नेट प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? नेट प्रोसीडिंग ऑफ एनी टैक्स का मतलब क्या है? द प्रोसीड ऑफ अ टैक्स और अ ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। मतलब जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है माइनस जो आपका पैसा लगा है कलेक्शन में, तो वो क्या होगा? आपका नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स होगा या ड्यूटी होगा। उसको रिपोर्ट करता है, उसको सर्टिफाइड करता है कैग, फाइन, अंडर आर्टिकल 279। ये सारे आर्टिकल्स कैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है फॉर योर पेपर, ठीक है? द कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है कैग जो है वो सबमिट करता है। फर्स्ट इट ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है? ये 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है कैग जो है वो सबमिट करता है, किसको? प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देन वी कम बैक टू द पावर्स। रिपोर्ट का नाम है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्या है? चेक वेदर द मिनिस्टर स्पेंड ओनली द अमाउंट एंड फॉर द पर्पस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। मतलब अगर बजट निकला है हाईवे बनाने का तो रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्रीज जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है, या बजट निकला है कोई हॉस्पिटल बनाने का तो रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री जो है उसने वो ही पैसा ओनली द अमाउंट एंड फॉर द पर्पस, उसी पर्पस के लिए और उतना पैसा ही खर्च किया हो जो अप्रूव्ड हुआ था पार्लियामेंट से, ठीक है? इस ऐसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट, ठीक है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस बजट अप्रूवल। फोकस एरिया क्या होता है इस रिपोर्ट का? गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर्सेस बजट अप्रूवल। कितना बजट अप्रूव हुआ और कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है और किस पर्पस पे स्पेंड किया है, ठीक है? ये होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट के बारे में। देन वी हैव ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, certified whether the total income expenditure and financial record of the government are correct। मतलब entire government financial record, जितना भी गवर्नमेंट का entire finance है,
जितने भी बिजनेस वो रन कर रही है उनको ऑडिट करने का काम किसका रहता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट का, ठीक है। देन वी हैव ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है, एग्जामिन इफ द गवर्नमेंट ओन कंपनीज यानी कि पीएसयू जैसे ओएनजीसी हो गया, बीएचएल हो गया, राइट, और आपका जितनी भी आप इमेजिन कर सकते हैं पीएसयूज आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड यूजिंग फंड प्रॉपरली, वर्किंग ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आप ये तीनों रिपोर्ट के बारे में आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए और फोकस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू को क्रॉस चेक जब करता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट मतलब टोटल इनकम एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर करेक्ट और नॉट, ये किस में आता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस में। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बजट जो अप्रूव हुआ हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है उस पर, ये जब ऑडिट होता है तो वो इस रिपोर्ट में आता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक कमिटी। जैसे हमने बात करी, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है, इन रिपोर्ट को एग्जामिन करता है और फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है गवर्नमेंट से कि ये पैसा आपने ओवर स्पेंड क्यों करा या लेस स्पेंड क्यों करा, या यहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते थे, यहाँ पे हम बजट बढ़ा सकते थे, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन हैंडल करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। डिफरेंस है, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट फंड में और पब्लिक अकाउंट कमेटी में। मूविंग अहेड, द पार्लियामेंट इन द स्पेयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑर्डर रिपोर्ट ऑफ द कैग। CAG is the agent of the parliament and conduct audit of expenditure on behalf of the parliament, therefore is responsible only to the parliament। CAG किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रखिएगा, यहां से आप शॉर्ट नोट ये ले सकते हैं, CAG is responsible only to the parliament, ठीक है ना, और किसी को रिस्पॉन्सिबल, ना प्रेसिडेंट को ना सुप्रीम कोर्ट को, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैग किसको रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को। द कैग हैज मोर फ्रीडम विद रिगार्ड्स टू ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर देन विद रिगार्ड्स टू ऑडिट ऑफ रिसिप्ट स्टोर्स एंड स्टॉक्स। रिसिप्ट स्टोर्स मतलब, रिसिप्ट मतलब इनकम और स्टोर्स मतलब जो जितना भी आपका स्टोर्स और स्टॉक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे CSIR में आपका सैंपल्स हो गए या ये पैसा आना है, एक रिसर्च उसमें, ठीक है ना, कुछ स्टॉक्स आपको रखने पड़ते हैं, कहीं कहीं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया CSIR का, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे एरियाज होंगे, ऐसे और भी बहुत सारी PSUs होंगे या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट को सैंपल्स रखने पड़ते हैं, स्टॉक्स करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ स्टॉक कर सकती है, तो उसके ऑडिट में कम फ्रीडम है विद रिगार्ड्स टू द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे में ज़्यादा है, स्टॉक्स और स्टोर्स को ऑडिट करने में कम इसके पास फ्रीडम रहती है। द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज अ लिमिटेशन ऑन द रोल ऑफ कैग। जो जितनी भी हमारी सीक्रेट सर्विसेज हैं, चाहे वो IB हो या रॉ हो, इनका जो एक्सपेंडिचर होता है कैग इनको ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कैग इनको ऑडिट नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन जो कैग है इनको ऑडिट नहीं कर सकता है। मूविंग अहेड, बात करते हैं, द कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड मैनी डिपार्टमेंट आर ऑथराइज टू ड्रॉ मनी बाय इशूइंग चेक विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम द कैग। इसका मतलब ये है कि कैग के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जो पैसा है वो जो इशू कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट अगर पैसा इशू करता है तो उसे कैग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दे कैन इशू चेक विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम द कैग, ठीक है, मतलब ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैग। कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कैग का पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द इशूइंग ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ऑल्दो कैग जो है कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करता है, पर कैग की मतलब कैग के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी डिपार्टमेंट को मना कर दे कि इनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। हु इज कंसर्न ओनली विद द ऑडिट स्टेज व्हेन द एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। मतलब मिनिस्ट्री ने जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल लिया है, उसको ऑडिट करने का काम कैग का है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर को रोकने का काम कैग का नहीं है, ये पावर कैग की नहीं है, ये याद रखिएगा फॉर द पेपर। जैसे कि इसमें आप ये
याद रख सकते हैं, इन दिस रिस्पेक्ट द कैग ऑफ इंडिया इज डिफर टोटली फ्रॉम द कैग ऑफ ब्रिटेन। मतलब अगर आप ब्रिटेन के कैग को वर्सेस इंडिया में जो कैग फंक्शन करता है, अगर इनकी पावर्स को आप कंपेयर करें तो ब्रिटेन में क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव कैन ड्रॉ मनी ओनली मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कैग। यहाँ पे कैग के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, यहाँ बिना अप्रूवल ऑफ द कैग पैसा आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, वेयर एज इन इंडिया यू कैन ड्रॉ द मनी। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर होने के बाद जो है वो कैग का रोल है कि इसको वो ऑडिट करे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है कैग के फंक्शन पे। चलिए, कैग एंड कॉर्पोरेशंस अब बात करते हैं। द रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज लिमिटेड। ठीक है ना, जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं जो ऑडिटिंग काम है कैग का वो लिमिटेड है यहाँ पे। सम कॉर्पोरेशन आर ऑडिट टोटली एंड डायरेक्टली बाय द कैग। ठीक है ना, कुछ ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो डायरेक्टली और टोटली जो है वो कैग जो है उनको ऑडिट करता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो इसमें आएगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये लिख लीजिए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। देन वी हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड Oil and Natural Gas Commission. The third will be Air India. अभी न्यूज में है तो you should learn this. एक और है हमारे पास इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। सम अदर कॉर्पोरेशन आर ऑडिटेड बाय द प्राइवेट प्रोफेशनल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कैग से ही अपना ऑडिट करवा सकते हो। कुछ ऐसी कॉर्पोरेशंस भी हैं जो ऑडिट अपना प्राइवेट प्रोफेशनल से करवाते हैं, प्राइवेट ऑडिटर से करवाते हैं, हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कैग इफ नेसेसरी। द कैग कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट्स। ठीक है ना, इसमें कैग क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट्स कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस भी हैं जो अपना ऑडिट किसी प्राइवेट ऑडिटर से करवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैग के ऑफिस के पास वैसे ही बहुत सारा काम होता है। ठीक है ना, तो कैग जो है इफेक्टिवली इन एरियाज में ऑडिट नहीं कर सकता है, इन कॉर्पोरेशंस में ऑडिट नहीं कर सकता है। तो विद द कंसल्टेशन विद द कैग सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कुछ ऑडिटर्स को ऑथराइज कर सकती है टू ऑडिट दीज कॉर्पोरेशन। जैसे कि इन कॉर्पोरेशन में आप देखेंगे सबसे पहला नाम आएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। और भी बता दूं, ये भी लिख लीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ऐसी ये दो कंपनीज हैं जो मतलब मेजॉरिटी में जो आपके बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये क्या करती है, प्राइवेट ऑडिटर से अपना ऑडिट करवाती हैं। इनको ऑडिटर कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है विद कंसल्टेशन विद कैग। ठीक है ना, इफ नेसेसरी द कैग कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट इसके बाद भी। ठीक है, नाउ द थर्ड कॉर्पोरेशन आर सम ऑफ अदर कॉर्पोरेशन आर टोटली सब्जेक्टेड टू द प्राइवेट ऑडिट्स। ये क्या है, टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट। इनका जो ऑडिट है वो प्राइवेट ही प्रोफेशनल करेगा, प्राइवेट ऑडिटर ही करेगा। इन अदर वर्ड्स देयर ऑडिट इज डन एक्सक्लूसिवली बाय द प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स एंड द कैग डज नॉट कम इनटू द पिक्चर एट ऑल। दे सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट।
ये क्या करती है, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट को डायरेक्टली कहाँ करती है, सबमिट पार्लियामेंट में। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है जिसमें कैग का कोई रोल ही नहीं है ऑडिट करने का, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स ही इनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं। इसमें आप याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। Life Insurance Corporation. Then you have RBI, Reserve Bank of India, RBI, State Bank of India, SBI, Food Corporation of India, Food ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तीन चारों आप याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम LIC भी बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, अपना जितने भी अकाउंट्स हैं वो प्राइवेट प्रोफेशनल से ही ऑडिट करवाते हैं। यहाँ पे कैग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये जितनी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स होती है वो डायरेक्टली कहाँ सबमिट करते हैं, पार्लियामेंट में, ठीक है। कहाँ करते हैं, डायरेक्टली पार्लियामेंट में करते हैं। फाइन। सो तीन आपने पढ़े कॉर्पोरेशंस जो टोटली एंड डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं बाय द कैग, ठीक है, जिनके ऑडिट्स जो है वो डायरेक्टली कैग के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। देयर आर सम जहाँ पे प्राइवेट प्रोफेशनल को हायर किया जाता है हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली विद कंसल्टेशन विद द कैग, और इनको सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है कैग, अगर चाहे तो अपनी इच्छा से ऑडिट कर सकता है इसके बाद भी। देन वी हैव थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेशन जहाँ पे कैग का कोई रोल ही नहीं है, जैसे LIC हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ये यहाँ पे ये जो फर्म्स हैं, ये जो कॉर्पोरेशंस हैं, ये अपने अकाउंट्स को ऑडिट करती हैं और डायरेक्टली रिपोर्ट करती हैं पार्लियामेंट में। फाइन, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा प्रोमिनेंटली। क्वेश्चन देखिए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग आर चार्ज अपॉन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, ठीक है ना। द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉज द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू बी लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है, अगर आप इसे क्लोजली पढ़ेंगे। सबसे पहले इसे देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अकाउंट्स है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो कैग जो है वो सबमिट करता है। 3 ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट्स किसे सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। 1976 में अकाउंट्स को हटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स होना चाहिए था। द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि आपने आर्टिकल 151 को पढ़ रखा है, राइट। सो सी क्वेश्चंस आर प्रिटी इजी, अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत थे, एक स्टेटमेंट आपका सही था जिसमें हमने आर्टिकल 151 के बारे में पढ़ा था। आप जितना इसको मल्टीपल टाइम रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है, आप प्रीवियस ईयर बार बार उठा के देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून। हम फिर दूसरी क्लास में किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।